हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशंस कंसिडर की हैं। पहली कंडीशन को हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन में हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं जो कि सेम नेचर के हैं। पहला चार्ज हमारा है +Q1 और दूसरा चार्ज है हमारा +Q2 और ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं। इन चार्जेस के बीच सेपरेशन है R। अब यहाँ पर हम इनका नेचर देखें तो दोनों ही पॉजिटिव है और हम जानते हैं कि जो हमारे सिमिलर चार्जेस होते हैं, मतलब यहाँ पर प्लस चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके ऊपर फोर्स लगेगा। यहाँ पर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स हमने F लिया है, जबकि Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड भी हमने F लिया है। तो हमें इस F की वैल्यू को निकालना है और ये हमें बताई है किसने? कूलम्ब्स लॉ ने। हम दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन में हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, लेकिन यहाँ पर नेचर हमने अपोजिट लिया है। हमने एक चार्ज को पॉजिटिव लिया है जबकि दूसरे चार्ज को नेगेटिव लिया है। अभी भी इनके बीच जो सेपरेशन है वो R ही है। तो यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों तरफ से अगर हम देखें, जो Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण और जो Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू चाहे अलग अलग हो, चाहे यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज हो, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हो, लेकिन इनके बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका सेम निकलेगा। तो यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि जो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले लिया है और उसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं फर्स्ट। और दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका कि जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर इनके बीच डिस्टेंस R है तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा फोर्स। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो हम लिख देते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू निकलती है, फोर्स हो जाता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन में हम ले लेते हैं R²। हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पर K हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस K को हम बोलते हैं यहाँ पर कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या होगा हमारा? K होगा हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट या फिर इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है K की वैल्यू ये होती है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन होता है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हमारे दोनों चार्जेस रखे होंगे उस मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। तो हम लिख देते हैं ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं या एयर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच मीडियम हमारा एयर है, इनके बीच हमारा एयर प्रेजेंट है, और या यदि यहाँ भी हम बात करें एयर प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ले लेंगे या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी उसे बोल सकते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो ये होगी हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम भी हम बोल सकते हैं, फ्री स्पेस और वैक्यूम। और इसकी वैल्यू हमारे पास है
एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2, ये इसकी वैल्यू होती है। जब हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो ये के की जो वैल्यू है ये निकलती है हमारी, अगर हम के की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹। तो इस वैल्यू को हम अगर पुट कर दें यहाँ पर, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है एफ़ का, F = K Q1 Q2/r², तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू होती है, अगर हम फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं तो यहाँ से फोर्स निकलता है हमारा F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r², और हम जानते हैं फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलता है। तो कूलम्स लॉ से हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कूलम्स लॉ के लिमिटेशन पर। हम ले लेते हैं लिमिटेशंस इसके 2 होते हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर, और पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल इसलिए होता है अगर हमारे चार्जेस बड़े होंगे तो वहाँ पर इंडक्शन हो सकता है चार्जेस के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। इसका जो दूसरा लिमिटेशन है वो ये है कि आपके जो चार्ज है वो रेस्ट पे होना चाहिए। मतलब ये जो हमारे चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए, साथ साथ ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो ये चार्जेस हमारे रेस्ट पे होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ एप्लीकेबल only when charges are at rest। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।